अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने ना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया था। आज जो लेक्चर हमने डिस्कस करना है वो है प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि यूवी विजिबल के अंदर जो स्पेक्ट्राज हैं वो उनका ओरिजिन क्या है, वो किस तरह ओरिजिनेट होते हैं। तो आज हम उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रा जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है वो किस बेसिस के ऊपर हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है वहां पर जो एरिया है वहां पर बढ़ रहा होगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है। तो जब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां पर लाइट जो है उतनी ही ज्यादा अब्जॉर्ब होगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के। इस तरह जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसकी लाइट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब उसकी लेंथ जितनी ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, वहां पर ज्यादा लाइट आके कोलाइड करेगी और वहां पर ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब होगी। तो इस ये भी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इन दो रूल्स की बिहाफ पे, इन दो लॉजिक्स की बेस पे एक इंपिरिकल एक्सप्रेशन प्रपोज की गई थी जिसको हम बेयर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। बेयर लैम्बर्ट लॉ ने एक लॉ प्रपोज किया। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस होती है वो कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और लेंथ के भी जो होता है, सैंपल सेट की लेंथ होती है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी या हमारे पास जो सैंपल होगा या कंपाउंड होगा उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, और जितनी हमारा सैंपल सेल है, जो विसल है जो हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखी होती है, उसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ पर जो ये ईटा लगाया हुआ है ये मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है। तो अगर हम पूरी इंपिरिकल एक्सप्रेशन लिखे तो ये आ जाती है ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई। यहाँ पर जो आई नॉट है ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रही है, और ये जो नीचे वाला आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही है, सैंपल से गुजरने के बाद बच के जा रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको हम मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये किसी भी मॉलिक्यूल की कैपेसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाने के लिए, और ये उसी को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो है नॉट फंक्शन ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स है, मतलब ये किसी भी वेरिएबल पैरामीटर जो चेंज हो सकते हैं उनका फंक्शन नहीं है। जो जिस तरह सॉल्यूशन प्रिपरेशन में वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर तो हमारे पास इसकी मोलर एब्जॉर्बिटिविटी की वैल्यू 10⁴ से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उनकी इंटेंसिटी हाई है। अगर हमारे पास मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से लेस है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो लो इंटेंसिटी की है। तो ये जो हमारे पास बेयर लैम्बर्ट लॉ है ये तब ही ओबे होता है जब हम सिंगल स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास एक सिंगल स्पीशी होती है उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा आगे वाली स्लाइड में कि किस तरह ये एक सिंगल स्पीशी के लिए एप्लीकेबल होता है, एक से ज्यादा स्पीशीज के लिए जो है ये क्यों एप्लीकेबल नहीं होता। अब बेल लैम्बर्ट लॉ की ये थोड़ी हिस्ट्री है। पैरी ब्रोगर थे, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था कि जब कोई लाइट पास होती है तो उसमें कितनी क्वांटिटी जो है वो लॉस होती है, मतलब कितनी लाइट जो है वो ऑब्जर्व हो रही है और कितनी जो है उसमें से निकल के जा रही है। तो ये उसकी बेसिस बनी थी बेल लैम्बर्ट लॉ की। उसके बाद ये लैम्बर्ट थे, ये स्विस साइंटिस्ट थे एक। इन्होंने ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया कि पेरी ब्रोगर का जो वर्क था वो सही था। जब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पेरी ब्रोगर जो है वो सही कह रहा है तो इन्होंने उसे अपने लॉ के अंदर ले किया है वो। उसके बाद इन्होंने अपना लैम्बर्ट लॉ दिया। लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक इन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस होती है
वो जितनी ज्यादा मतलब हमारे पास कंपाउंड होगा या जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका मतलब उसका एरिया जो होगा वो उतना ज्यादा बढ़ रहा होगा, लेंथ बढ़ रही होगी। तो जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ रही होगी उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा बढ़ रही होगी। उसके बाद बेयर ने अपना ये अलहदा काम कर रहे थे, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट से, इन्होंने अपना बेयर लॉ दे दिया। बेयर लॉ में इन्होंने ये कहा कि जो अब्सॉर्बेंस होती है वो कंसंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इन दोनों लॉ को मिलाकर एक सिंगल लॉ बनाया गया। इन्होंने कहा कि अब्सॉर्बेंस कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो हमारे पास लेंथ है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह यहाँ से जो इक्वेशन आई, अब्सॉर्बेंस इज इक्वल टू ईटा सी एल आई। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। इसके अंदर जो एब्जॉर्बिटी कोएफिशिएंट है उसके अंदर डेविएशंस आ रही थी। जब कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, यानी कि ग्रेटर देन 0.01 मोलर से अगर कंसंट्रेशन ज्यादा आ जाए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो है वो प्रोपिगेट करने लग जाती हैं। यानी कि जितना ज्यादा हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड करते जाते हैं तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो सही नहीं आती, उसकी वैल्यूज जो है वो सही नहीं आ रही होती। क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर जो एसोसिएशन है वो बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ खुद अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास जाहिर नहीं होती, वो हम मैयर नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो अब्जॉर्बेंस है वो सही नोट नहीं हो रही होती। उसके बाद सेकंड इसकी लिमिटेशन थी, वो ये थी जो सैंपल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकुलेट्स आ रहे थे, या आप समझ लो एक इररेलेवेंट चीजें, जो इररेलेवेंट सब्सटेंस उसके अंदर आ रहे थे, उसकी वजह से हमारी कुछ लाइट स्कैटर भी हो रही थी। मतलब सिर्फ दो फेनोमेना वहां पर नहीं हो रहे थे, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन का फेनोमेना नहीं हो रहा था। मतलब जो हमारे पास लाइट जा रही थी उसमें से कुछ जो थी वो स्कैटरिंग में भी जाया हो रही थी। उसके बाद कुछ फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस, जो हमारा सैंपल है खुद ब खुद भी लाइट एमिट भी कर रहा था। उसकी वजह से भी जो लाइट है वो मुकम्मल तौर पर जो है हम मैयर नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर भी जो है वो चेंजेस आ रही थी। जब एनालाइट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती थी तो वहां पर जो जैसे थे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो चेंज हो रहा था। इस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम इसके शिफ्ट हो रहे थे। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा या कम कर रहे थे तो उसके जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो भी शिफ्ट हो रहे थे। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी बेयर लैम्बर्ट लॉ की, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अथेंटिक मेथड नहीं माना गया। तो बेयर लैम्बर्ट लॉ को अगर हम ग्राफ की मदद से देखें तो इन्होंने कहा था अगर हम अब्जॉर्बेंस को वाई एक्सिस पे लें और कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे लें, तो इस तरह हम अब्जॉर्बेंस बढ़ाते जाते हैं या कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, ये एक चीज बढ़ाते हैं दूसरी खुद ब खुद उसके साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसके बाद इसके लिए जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, साफ ज़ाहिर स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया गया था। तो इसके जो मेजर कंपोनेंट्स थे, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक सोर्स लिया। उसके बाद हमने कोई एक डिवाइस ली मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, ये इसका सेकंड कंपोनेंट था। फिर उसके बाद हमने सेल और क्विट्स ली जो इसकी थी, जिसके अंदर सैंपल्स और रेफरेंस वगैरह रखे जाते हैं, और फिर डिटेक्टर और रिकॉर्डर, यानी कि रीड आउट डिवाइस भी इसको कहते हैं। ये ली जो पांच मेन कंपोनेंट थे हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, ये थे। अब जो ये इंस्ट्रूमेंट है इनके नाम उनकी वेवलेंथ सिलेक्टर की बेस पे और जो उसके अंदर हम डिटेक्टर यूज कर रहे होते हैं उसकी बेस के ऊपर उनको नाम दिया जाता है। अब हमारा स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो हमारे पास सिंपली जो इंटेंसिटी लाइट की एब्जॉर्ब हो रही होती है या तो उसको मेजर कर रहा होता है, या तो वो उस लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है जो ट्रांसमिट हो रही होती है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो हमारे पास डिटेक्टर होता है वो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारे पास ट्रांसमिट हो रही होती हैं उनको एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। इस तरह इस कुछ इंस्ट्रूमेंट जो अब नए आ रहे हैं उनके अंदर वो इक्विप्ड होते हैं कि उनके अंदर एक फिल्टर लगा होता है।
तो वो जो फिल्टर होता है हमें वो रेडिएशन प्रोवाइड करता है, जिन वेवलेंथ की रेडिएशन हमें रिक्वायर्ड होती है उन्हीं वेवलेंथ की रेडिएशन प्रोवाइड करता है। तो इसको हम फोटोमीटर कहते हैं। लेकिन ये हर वेवलेंथ की रेडिएशन को खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली स्कैन नहीं कर पा रहा होता। अब जो हमारे पास फोटोमीटर विजिबल रीजन के लिए यूज होते हैं उनको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर मोनोक्रोमेटर को हम यूज करते हैं वेवलेंथ सिलेक्ट करने के लिए कि वेवलेंथ कौन सी रखनी है। सपोज हमारे पास 460 800 तक की रेंज है तो हम उसमें 470 रखते हैं, 80 रखते हैं, 90 रखते हैं या 500 रखते हैं। तो वो जो चीज हम वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं वो एक वेवलेंथ सिलेक्टर की मदद से चेंज कर रहे हैं। तो वो वेवलेंथ सिलेक्टर क्या चीज है, वो मोनोक्रोमेटर है। तो वो जिसके अंदर हम मोनोक्रोमेटर यूज कर रहे हैं उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिसकी मदद से हम वेवलेंथ अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं। तो इसकी बिहाफ पे हम अपने कंपाउंड का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको सिंपल एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डायग्राम दिखाऊं तो ये हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है, यहाँ पर सॉरी टी मिसिंग है। लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स यूवी के केस में, अल्ट्रावायलेट के केस में हम ड्यूटेरियम लैंप यूज कर सकते हैं। और अगर हम विजिबल के रीजन में यूज कर रहे हैं तो हम टंगस्टन लैंप यूज कर सकते हैं। लाइट सोर्स जो होता है वो जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटर में भेज रहा होता है, वहां से हम लाइट जो मोनोक्रोमेटर में डिटेक्ट करते हैं। मोनोक्रोमेटर जैसे कोई चीज नहीं होती, ये बस वेवलेंथ सिलेक्टर होता है, वेवलेंथ को चेंज करता है। जिस वेवलेंथ की लाइट हमारे सैंपल को रिक्वायर्ड होती है ये लाइट की वेवलेंथ को उस वेवलेंथ में चेंज करता है लाइट। तो ये मोनोक्रोमेटर सिंपल लेंसेज पे कंसिस्ट होता है। जब लाइट यहाँ पे आती है मोनोक्रोमेटर यहाँ पर ये इंट्रांसलेट होती है, मोनोक्रोमेटर में लाइट इंटर हो जाती है, यहाँ पर एग्जिट स्लिट होती है, यहाँ से लाइट निकल आती है। उसके बाद हमारे पास ये सैंपल कंपार्टमेंट होता है। सैंपल की जो क्विड्स होती हैं वो हमारे पास ग्लास की भी बनी होती हैं, क्वार्ट्ज की भी बनी होती हैं, प्लास्टिक भी बनी होती हैं। मोस्टली जो हमारे पास यूवी होती है उसके अंदर जो हम सॉरी हमारे पास जो विजिबल होती है उसके अंदर हम ग्लास या प्लास्टिक कवर्स जो है ये वाली यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट होती है उसके अंदर जो है हम जो ये कवर्स हैं क्वार्ट्ज की यूज करते हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है वो ग्लास और प्लास्टिक के अंदर ऑब्जर्व हो सकती है। तो इस वजह से हम वो वाली यूज कर सकते हैं। तो ये लाइट जो होती है यहाँ से रेडिएशन सैंपल कंपार्टमेंट में एंटर होती है। यहाँ पर कुछ रेडिएशन जो होगी सैंपल में ऑब्जर्व होंगी, बाकी जो ट्रांसमिट होंगी डिटेक्टर जो है वो ट्रांसमिटेड रेडिएशन को लेगा, डिटेक्ट करेगा और जितनी रेडिएशन आ रही होंगी उनको डिटेक्ट करके रिकॉर्डर के ऊपर जो है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस जो है वो मेजर कर देगा। अब जो हम डिटेक्टर यूज करते हैं वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी यूज कर सकते हैं। आजकल जो है मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर फोटो बॉडीज यूज किए जा रहे हैं। तो ये जो डायग्राम थी ये थी सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, यानी कि इसके अंदर हमने सिंपल एक बीम के थ्रू कर रहे हैं, एक ही हमारे पास कंपार्टमेंट है और वो सैंपल का कंपार्टमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर रेफरेंस भी साथ यूज कर सकते हैं। मॉडर्न जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो उनके अंदर दो टाइप के जो है कंपार्टमेंट यूज, सैंपल कंपार्टमेंट में दो अलग अलग कंपार्टमेंट यूज किए जाते हैं, एक के अंदर सैंपल रखा जाता है और एक के अंदर रेफरेंस रखा जाता है। तो जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी डायग्राम इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता है वो रेडिएशन को रिजॉल्व कर देता है दो डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर हमारे पास वही लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट आएगी, यहाँ पर हमारे पास मोनोक्रोमेटर होगा, लाइट को पहले जो है वो रिजॉल्व करेगा, फिर उसको रिक्वायर्ड वेवलेंथ जो हमें चाहिए है उसमें कन्वर्ट करेगा। तो ये जो लाइट है ये दो डिफरेंट जो है वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। एक जो है लाइट यहाँ से पास करेगी सैंपल में से, एक जो है वो रेफरेंस में से पास करेगी। और यहाँ पर जो ऑप्टिकल चोफर है जो सैंपल से परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आएगी, अल्टरनेटिवली इसको जो है वो डिटेक्टर पे उसमें रेफरेंस वाला जो पोर्शन वाटर वाला है वो निकाल के जो ओरिजिनल सैंपल की परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आएगी उसको डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करके रिकॉर्डर के ऊपर शो करेगा। ऑप्टिकल चोपर का जैसे ये काम है कि ये इस तरह रोटेट करता रहता है, एक टाइम में सैंपल की रेडिएशन भेज देता है, फिर रेफरेंस की, फिर सैंपल की, फिर रेफरेंस की, इस तरह ये भेजता रहता है।
इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास क्यूवेट्स होती हैं, हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक की, विजिबल के अंदर हम ग्लास और प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, लेकिन यूवी के अंदर हमें ये क्वार्ट्ज की यूज करनी पड़ती है, क्योंकि जो ग्लास और प्लास्टिक होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेजिन के अंदर ये लाइट अब्जॉर्व करना शुरू कर देती हैं। तो जब ये लाइट अब्जॉर्व करना शुरू करती है तो लाइट तो अब्जॉर्व हो गई, हमारे पास तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आ रही है, तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि सैंपल ने कितनी लाइट ऑब्जर्व की है और जो हमारे पास वो कुएट सी उन्होंने कितनी लाइट ऑब्जर्व की है। तो ये सैंपल सेल हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है जिनसे रेडिएशन इजीली पास हो जाती है। उसके बाद इनके कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेजेस भी हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। ये सिर्फ एक टाइप की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, मतलब ज्यादा वेवलेंथ को यूज इनको हम नहीं यूज कर सकते मेजर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो मोनोक्रोमेटर है इनको रोटेट करने के लिए हमें कोई ना कोई मैकेनिकल सिस्टम चाहिए होता है, मतलब खुद से हमें रोटेट करना पड़ता है, ये खुद ब खुद रोटेट नहीं होता है। तो अगर हम इस तरह से इसको खुद हर वेवलेंथ पे खुद रोटेट करते रहे, हर सैंपल के अब्जॉर्बेंस पे खुद रोटेट करते रहे, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और ये स्लो प्रोसेस है। तो इस वजह से ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। इन डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए जो है डायोड एरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था ये खुद ब खुद जो है मोनोक्रोमेटर को रोटेट करता था, इसके अंदर हमें कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं चाहिए होता, ये मतलब स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट प्रोसेस है और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करता, हमें जल्दी से रिजल्ट देता है। तो हम इस जगह पर जो है मोनोक्रोमेटर की जगह डायोड आयरस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब हम वहां पर यूज करते हैं तो यहाँ एक हमारे पास डायोड लगा होता है जो मोनोक्रोमेटर को खुद ब खुद रोटेट करता रहता है। तो जो हमारे पास अब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर वो फास्ट है, ये चीज यूज की हुई है और वो खुद मोनोक्रोमेटिक को reduce हुई है। ये इस जो डिसएडवांटेजेस है इनको रिमूव करने के लिए ये एक इंट्रोड्यूस कराई गई थी टर्म। तो थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा लेक्चर था ये इंस्ट्रूमेंटेशन तक था। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। हाँ मुर्शिदा शेयर